मुजफ्फरनगर से बड़ी और सराहनीय कार्रवाई की खबर है। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर और वांछित वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक बदमाश घायल हुआ है। पुलिस ने इन अभियुक्तों के कब्जे और निशानदेही से 9 चोरी की मोटरसाइकिलें और एक अवैध तमंचा बरामद किया है। शाहबुद्दीनपुर रोड पर चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई में अभियुक्त अंकित धीमान घायल हो गया। पूछताछ में आरोपियों ने अस्पतालों के आसपास से बाइक चोरी करने की बात कबूली है। पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। कल रात 19 दिसंबर को थाना कोतवाली की पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को रेगुलर चेकिंग के दौरान रोका था। उस वक्त उनमें से एक व्यक्ति को मौके पर पकड़ा गया था और दूसरा व्यक्ति भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने इसको पीछा किया तो उसने फायरिंग की थी। मुठभेड़ के दौरान वो दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उनसे पूछताछ में और मौके से 2 बाइकें बरामद हुई थी जो चोरी की थी, और पूछताछ के दौरान हमें पता चला था कि 7 और ऐसी बाइकें हैं जो उन्होंने निशानदेही पर हमारे को आज सुबह तक दिलवा दी हैं, और वो 7 और बाइकें, कुल 9 बाइकें हमारे को चोरी की बरामद हुई हैं थाना कोतवाली पुलिस को। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर है, जहां भोपा रोड पर भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली से आए आरडीएफ कचरे से भरे भारी वाहनों को रोककर धरना प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि यह आरडीएफ कचरा क्षेत्र के पर्यावरण और आम जनता के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। भाकियू नेताओं ने प्रदूषण नियंत्रण विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ट्रकों को छोड़ने के लिए विभाग की ओर से दबाव और धमकियां दी जा रही हैं। किसानों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक कचरे की जांच नहीं होती और जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा स्पष्ट कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक किसी भी वाहन को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। मौके पर तनावपूर्ण लेकिन शांतिपूर्ण माहौल बना रहा। नाम जगीर सिंह ठाकुर गाँव भाई, यार देख, यहाँ से प्रदूषण ही प्रदूषण लगा, ये फूक रहे यहाँ से। अब सारे इलाका कूड़ा यही फूकना जरूरी हो रहा है क्या? वही फूकना सारा देश का हो रहा है। और यहाँ से हमने भी अपने गांव में भी बजा रखा है, गन्ना आपको संज्ञान में हो गई, उस पर हमने वो लगवा दी सील। और ये चल्लू है, इन पर सील तो नहीं, पर ये अपने मन को चलो, ये कूड़ा करकट तो बंद करो। नया निश्चितकालीन हो जाएगा जब तक हमारा समाधान नहीं होने का। नहीं टकरा ना, ये गाड़ी भी तो मेन चीज है, कचरा कचरा तो नहीं है। ये जो पार्किंग नहीं बन रही सारी रोड पर है, एक्सीडेंट हो, गाड़ी में आकर घुस जा सीधी सीधी, एक्सीडेंट हो रहे बहुत। भाई ये बता रहे भाई, मेरे तो हुई नहीं संतोष है कोई, उसने कहा भाई न हटाओ, नहीं तो हम तुम्हारी जाँच कर देंगे। मेन चीज तो यहाँ एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रही है, जो पार्किंग नहीं है, दूसरे को बहुत मतलब मल्ली फैल रही। मेरे साल मेरा लड़का था 20 साल का, उसका एक्सीडेंट ऑन द स्पॉट डेथ हुई। खुद मेरा लड़का भी जब कम से कम 20 एक्सीडेंट हो रही है बच्चों के, और वो साथ ऑन द स्पॉट ही हो रही है। सब सारे संज्ञान में सब पैसे खा रहे भाई, पैसे चले जाओ, क्यों फैक्ट्री वाले तो करोड़ रुपए दे दे, क्या फर्क पड़ता है इनको? बस चल रहा नहीं था चीज आ रहा है, जब कोई समाधान नहीं होना, किसी न किसी चीज का 10 मांग रखेंगे, कम से कम 5-4 का समाधान हो, उठाने अभी तो हाँ है कि आदमी की यही है कि आगे ज्यादा अभी आओगी, अभी तो प्लान क्या होगा भाई, ऊपर जाएंगे, पैसे जाएंगे, लालाओं की भी धमकियाँ होगी, लालाओं के आदमी की भी होगी, जिसे हफ्ता महीना जा रहा है पकड़ते उनको धमकियाँ होगी, तो क्या होंगे। और ये फिर सभी का हो जाएगा, एक यूनियन करना है, पूरे एरिया का धरना चालू कर देंगे, फिर निश्चित हो जाएगा पूरे गाँव के एरिया, हम घर घर घूमेंगे, गाँव घूमेंगे और सबको यहाँ इकट्ठा करेंगे। और ये दिल्ली से आ रही, जब दिल्ली में न जलाने की सब परमिशन नहीं है, तो मुजफ्फरनगर भी तो एनसीआर का हिस्सा है, इसे यहाँ क्यों लाकर जला जा रहा है? एक्सीडेंट हो रहे, ये यहाँ से पार्किंग इन्होंने किसी ने बना नहीं रखी है, सब सड़कों पर खड़े रहे, रोज यहाँ 1-2 दुर्घटनाएं हो, 1-2 मौत रोज हो। धरना तो है निश्चित चलेगा, अब जब थोड़ी बहुत देर में ट्रकों को लेकर डीएम कार्यालय पर जाएंगे और वहीं से इसका अमल करा जाएगा। अभी कोई प्रशासन का आदमी नहीं आया, कोई संतोष नाम था उसका, और फोन करके व्हाट्सएप कॉल करी, ये कह रहा है उनको इन ट्रकों को छोड़ दे, नहीं थारा इलाज करवा दूँ। मैं प्रदूषण विभाग से बोल रहा है, अब भाई आज तेरी इंतजार हुआ, हम तेरा भूस भरांगे आज। मुजफ्फरनगर से गंभीर खबर है, जहां जनपद में खुलेआम प्रतिबंधित प्लास्टिक, रबर, टायर और औद्योगिक कचरा जलाए जाने से वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। नगर और ग्रामीण इलाकों में इस अवैध गतिविधि से निकलने वाला जहरीला धुआं आम नागरिकों, बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दमा, फेफड़ों की बीमारी, आंखों में जलन और त्वचा रोग के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस मामले को लेकर जिलाधिकारी को पत्र लिखकर दोषी कबाड़खानों और फैक्ट्रियों पर एफआईआर, संयुक्त छापेमारी और पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे जन आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। मेरा नाम विशाल सिंह, मैं छात्र नेता मुजफ्फरनगर। कलेक्ट्रेट ऑफिस में जो आने का मुख्य कारण है वो है जनपद मुजफ्फरनगर में बहुत अधिक प्रदूषण बढ़ रहा है। यहाँ का AQI लेवल 400 से भी पार हो गया, जो जनता के लिए बहुत ही हानिकारक है।
लगातार हम इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे, परंतु जब भी प्रदूषण विभाग सोया हुआ है, आज तक किसी भी फैक्ट्री पे, किसी भी मिल पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। दिल्ली से आरडीएफ यहाँ मुजफ्फरनगर लाया जा रहा, जो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, क्योंकि उसमें गंदी पन्नियाँ हैं, प्लास्टिक है, जो गिल्ला कचरा है वो यहाँ फैक्ट्रियों में ला के जलाया जा रहा, जिससे बहुत ही अधिक धुआं हो रहा और लगातार प्रदूषण बढ़ रहा। कारण जो इसका मुख्य कारण है वो ये है कि जो ये फैक्ट्री है, जैसे बिंदल पेपर मिल है, बड़े बड़े जो ये मिल हैं जनपद मुजफ्फरनगर में, ये बड़े लोगों के मिल हैं, कह सकते हैं कि पूंजीपति लोगों के मिल हैं, जो ये नेताओं को चंदा देते हैं चुनाव के समय में, पार्टी फंड में चंदा देते हैं। तो ये इनके पार्टियों के नेताओं के आका हैं, ये अपने आकाओं के खिलाफ यहाँ बोल नहीं सकते। आम जनता अगर बोलेगी तो उसकी कोई सुनता नहीं यहाँ, तो इसलिए इन पर कार्रवाई हो नहीं रही। प्रशासन भी कहीं ना कहीं नेताओं के दबाव में या कुछ भी चल रहा हो मेज के नीचे से, मुझे कोई इसकी सही जान पर यह है कि प्रशासन अपना सही तरह से कार्य नहीं कर रहा है। फैक्ट्रियाँ हैं जो भी मानक पूरे करके नहीं चल रही, जो मानकों का पालन नहीं कर रही, जो निर्धारित मानक है, उन पर कठोर कार्रवाई हो, इन पर सील लगे, इन पर जुर्माना हो। अगर इस तरह का कार्य नहीं होता तो हम सभी छात्र या सोमवार में या फिर मंगलवार में हम अपनी एक रणनीति के तहत सड़कों पर उतरेंगे और एक बड़ा आंदोलन इस जनपद में करेंगे, क्योंकि हमारा पर्यावरण हमारी जिम्मेदारी, हमारा जनपद हमारी जिम्मेदारी। मुजफ्फरनगर से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां तिताबी थाना क्षेत्र के मौजा धौलडी गांव में एक किसान की नलकूप बोरिंग को हल्का चौकी इंचार्ज द्वारा जबरन रुकवाने का आरोप लगा है। पीड़ित किसान विजयपाल का कहना है कि वह गाटा संख्या 267 का तनहा मालिक है और वैध रूप से अपने खेत में बोरिंग करा रहा था, लेकिन पुलिस ने बिना ठोस कारण काम बंद करा दिया। आरोप है कि खतौनी और हाई कोर्ट का स्टे दिखाने के बावजूद दरोगा और थानाध्यक्ष ने कोई सुनवाई नहीं की और उल्टा अभद्रता की गई। किसान ने पूरे मामले की शिकायत जिलाधिकारी से करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई और बोरिंग कार्य में कोई बाधा न डालने की मांग की है। मेरा नाम विजयपाल सिंह। श्रीमान जी, मैं अपने खेत में 267 में ट्यूबवेल लगाया, ट्यूबवेल मेरा फेल हो गया। चकबंदी विभाग में भी इसमें ट्यूबवेल चढ़ा हुआ, उसी के बराबर में ट्यूबवेल लगाया और मेरा ट्यूबवेल कामिल दरोगा चौकी इंचार्ज लालू खेड़ी लगन नहीं दे रहा, उसने आकर रोक दिया फोर्स को लेकर, और जेल भेज दूँगा और इसे भी जेल भेज दूँगा, मिस्त्री को भी और जो मशीन वाला है इसे भी। फिर हम एसओ के पास में गए, एसओ ने कहा तुम जानते नहीं मुझे, मैं थाना अध्यक्ष हूँ, जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, आप कुछ नहीं करेंगे, जाइए, जो तुम्हें घोड़े खोलने वो घोड़े खोल लीजिए। ये मौजा धौलडी का तो मामला है और मैं रहने वाला बुरीना कला का। मैं ढोला अड्डे पे जो जसईपुर रोड गया उसके शामली बाईपास के बराबर में ये तैयारी की, मुझे तो पता नहीं थी कौन सा उसे अधिकारी डीएम का आया था, डीएम ने नहीं सुनी, कहने उसे भी भगा दिया कि ये इसमें तो हाई कोर्ट का स्टे है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट बेचारे को उसे एसओ को फ़ोन किया, एसओ ने कहा इसमें स्टे है जी, तो स्टे से वे भी बगल गिर गए। उसके बाद में मैं उन्होंने दूसरे दिन फिर आया, उन्होंने कहा अब अच्छा मका जी और को लिखो, कहने का तो एसडीएम को लिखो। एसडीएम ने मुझे ऐसा वो करा, अब 5:30 बजे आया दफ्तर में सांझ को, कहने का बैठाओ रखा। एसडीएम साहब ने कहा उसे कहें थाने अध्यक्ष अभी बोरिंग करवाऊंगे तुम्हारा, ये बोलो तो कोई ना वो मानता किसी। कैराना से बड़ी खबर है, जहां दंगा पीड़ितों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस ने सत्यापन अभियान तेज कर दिया है। कैराना कोतवाली क्षेत्र के भूरा रोड स्थित नाहिद कॉलोनी में पुलिस ने घर घर जाकर करीब 300 परिवारों का सत्यापन किया। यह वही कॉलोनी है जहां वर्ष 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद विस्थापित होकर आए परिवार वर्षों से रह रहे हैं। पुलिस ने सत्यापन के दौरान परिवार के सदस्यों के नाम, पिता का नाम, आधार और मोबाइल नंबर दर्ज किए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई पूरी तरह सुरक्षा के दृष्टिकोण से की जा रही है, जिससे असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा सके और आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई संभव हो सके। जरीना यहाँ तो जी काफी टाइम हो गया, हाँ 2000 के बाद ये आधार कार्ड मांग रहा है जी दे दिया हमने, जी भर दिए। मेरा नाम कयूम है जी, पहले हम फुगाने रहते थे जी, जो हमारी जन्मभूमि है, हमारे माँ बाप की हमारी फुगाने की है जी। सन 2013 के दंगे में जी पहले हम जुड़ रहे,
एक डेढ़ साल जुड़ रहे, फिर यहाँ पे हमें ये मकान मिल गए, फिर हम यहाँ रह रहे हैं। ये यहाँ पे आधार कार्ड मांग रहे जी। आधार कार्ड के जितने परिवार में आधार कार्ड है, लड़कों के हैं, बहुओं के हैं, बच्चियों के हैं, उनके बच्चों के हैं, उनके आधार कार्ड मांग रहे हैं। उनके आधार कार्ड का नंबर चढ़ा रहे जी एक रजिस्टर में। यहाँ पे तो मेरे हिसाब से 250 से 300 परिवार होंगे ज़्यादा ही जी। 300-400 परिवार ना हो, इतना तो होंगे भाई। 70 नहीं। मेरा नाम अब्दुल सत्तार है जी। यहाँ से लगभग 2013-14 में आए थे जब यहाँ पे दंगे में। पहले हमारे गांव ढिलावली है जी, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर जी। उससे पहले हम 1 साल सुनेटी रहे, फिर यहाँ आ गए थे जी। हाँ, ये यहाँ पे नाइट की तरफ से जगह मिली है जी। पुलिस के द्वारा ये है जी कि घर घर जो है पुलिस पहुँच वो आधार कार्ड चेक कर रही है और उनके नंबर रजिस्टर में उतार रही है और साथ में मोबाइल नंबर भी ले रही है। ये काम कर रही है। यहाँ तो जी तकरीबन 300 के करीब है जी, लगभग, कुछ कमती बत्ती नहीं जी। बाहर का कोई आदमी नहीं यहाँ पे, कोई किराएदार कोई नहीं जी। तो शामली में हमारे साथ जो है जिलाधिकारी साहब हैं और साथ में एसपी शामली साहब है, पूरी हमारी महकमा है। तो इसमें जहाँ भी संवेदनशील स्थान है शामली में, उसमें जिलाधिकारी साहब के साथ और एसपी साहब के साथ भ्रमण की जा रही है। वहाँ पे लोक व्यवस्था के दृष्टिकोण से, अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से उसकी समीक्षा की जा रही है। इसके बाद जो आने वाला कोहरा है, जिसके कारण से कई दुर्घटनाएं भी हुई हैं और रात में गाड़ी चलाना मुश्किल भी हो रहा है, उसके संबंध में जो तैयारियां हैं उसकी भी समीक्षा की जाएंगी। साथ में जो हमारे पेंडिंग केसेस हैं, पेंडिंग ट्रायल केसेस हैं, उनकी भी समीक्षा की जाएगी और आने वाली जो चुनौतियां हैं उसके बारे में भी बातचीत की जाएगी। उसमें जिलाधिकारी स्तर से हो रहा है लगातार और साथ में शासन स्तर से हो रहा है। जहां भी पुलिस की आवश्यकता है तो उसको जिलाधिकारी साहब तात्कालिक रूप से बताते हैं। पुलिस का बल को पूरा उपलब्ध रहता है और साथ में एक प्रक्रिया बनाई गई है आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। वो प्रक्रिया जो है बड़ा डिटेल्ड है, उसके आधार पर ही कार्रवाई होती है। बिहार चुनाव हारने के बाद श्री अखिलेश यादव जी का मानसिक संतुलन गड़बड़ाया हुआ है और इसलिए वह स्वयं, मतलब अगर जब से मतदाता सूची के शुद्धिकरण का अभियान चालू हुआ है तब से लेकर के अब तक एक नहीं अनेक बार उन्होंने अपने ही बयान के विरुद्ध बयान दिया है और आज फिर वह बयान दे रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी को मैं कहना चाहता हूं कि अगर उनके पास कार्यकर्ता हैं तो वह बूथ में जाकर के काम करें और कार्यकर्ता नहीं है तो गुंडों के बल पर राजनीति नहीं चलेगी। गुंडों की राजनीति का समय समाप्त हो गया है। अपराधियों के बल पर बूथों पर कब्जा करने का युग समाप्त हो गया है। बूथ को लूट करके चुनाव जीतने का समय समाप्त हो गया है। इसलिए बौखलाए हैं, घबराए हैं। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि अगर उनके पास कार्यकर्ता है तो वो बूथ पर मेहनत करें और कार्यकर्ता नहीं है तो चुनाव लड़ने की इच्छा रख सकते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सैफई जाने के लिए तैयार रहे। लेखपाल भर्ती सहित कोई भी भर्ती पे आरक्षण का अक्षरशः पालन किया जाएगा। और श्री अखिलेश यादव जी की जब सरकार होती थी वह ओबीसी के नाम पर केवल अपनी जाति को बढ़ावा देने का काम करते थे, ओबीसी को हक नहीं देते थे। लेकिन हमारी सरकार में ओबीसी की 27% जो आरक्षण की सीमा है उसमें अगर किसी ने एक भी कटौती किया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। मैंने कल ही इस पे निर्देश भी दिया है और कल ही मैंने इसमें संबंधित अधिकारियों को भी पत्र दिया है और कोई किसी भी हालत में इस प्रकार की गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। और अखिलेश यादव जी घड़ियाली आंसू बहाने का ढोंग न करें। अपने कार्यकाल 2012 से 2017 की भर्तियों की सूची निकालें और अपने आचरण की समीक्षा करें। आज 10वें गुरु गोविंद सिंह के साहबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह जो मात्र 9 साल और 6 साल की उम्र में किसी भी तरह के दबाव में नहीं आए और अपनी आस्था और अपने धर्म के लिए अपनी शहादत दे दी। सबसे पहले उनके शहादत को नमन करते हैं और उनकी स्वर गाथा आने वाली हमारी पीढ़ी, हमारे युवा भी जाने और उनके शहादत को यादगार बनाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया है। उनका धन्यवाद करते हैं। और आज यहाँ पर अल्पसंख्यक आयोग और शिक्षा विभाग के द्वारा ये वीर बाल रैली का भव्य आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे स्काउट गाइड के, एनसीसी, एनएसएस के
और स्कूल के बच्चे शामिल हुए। अब कांग्रेस की स्थिति क्या है पूरा देश को मालूम है, और जहां तक छत्तीसगढ़ में हार से इतने बौखलाए हुए हैं कि ये लोग मुद्दा विहीन हो गए हैं। इनके पास कोई तथ्य कोई तर्क नहीं है, उलझुल मुद्दे उठाते हैं और इनके बातों में कोई दम नहीं। बिल्कुल बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए और निश्चित रूप से इसलिए इसके लिए देश चिंता करेगा। हमें उसे कड़ा हमने विरोध किया है। एक तो महात्मा गांधी जी का नाम निकालना ये बहुत गलत बात सरकार ने की है, और जिस तरह से आगे ये प्रोग्राम चल रहा है वो भी गलत है। इसका सारा पैसा केंद्र सरकार राज्यों को देती थी, आज एक ही राज्य को अब पैसा कम आएगा, ये बहुत गलत बात है। और हम इस पॉलिसी के खिलाफ पूरी ताकत से संसद में भी लड़े और लड़ते रहेंगे। मेरे ख्याल से किसी भी महिला का, भले वो हिजाब पहने या सर ढक ले, हर संस्कार, हर फैमिली का एक ट्रेडिशन होता है, पल्लू कैसे लेना है, हिजाब कैसे पहना है। जिस घर में आप शादी होके जाती है, पैदा होती है, जिस घर में, हर उनके संस्कार होते हैं। तो किसी के महिला के बारे में किसी ने भी ऐसा करना, ये तो गलत ही है ना। ये हमारे संस्कारों की बात है, ये हमारे ट्रेडिशन की बात है। भले आप सर ढके या कंधे से ले, कैसे भी जो भी आप पहने, इसका किसी से कुछ लेना देना होना नहीं चाहिए ना। इतने बड़े वरिष्ठ नेता में बहुत दुख हुआ वो देख के। देखिए, एक चाय वाले प्रधानमंत्री ने एक इकोनॉमिस्ट प्रधानमंत्री की इकोनॉमी को फेल कर दिया। एक इकोनॉमिस्ट प्रधानमंत्री के समय 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी थी, एक चाय वाला प्रधानमंत्री के समय टॉप 3 इकोनॉमी है। नीतियों का फर्क है, पॉलिसी पैरालिसिस नहीं है, जितने कार्य हैं उनका क्रियान्वयन बहुत अच्छा है, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी है और दूरगामी नीति है। 2047 में विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य है, हम कोशिश है हमारी प्रधानमंत्री जी की खासकर कि 2047 के पहले ही इस लक्ष्य को पूरा करें। राहुल गांधी जी ठीक है, अपने लोगों के साथ घूम रहे हैं, जॉर्ज सोरोस उनके मेंटर हैं, तो जॉर्ज सोरोस के चेलों के साथ घूम रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? अब तो देश क्या पूरा विश्व जानता है कि कांग्रेस की पूरी फंडिंग, मोदी सरकार को गिराने की पूरी योजना, उसके लिए पैसे रुपए संसाधन सब जॉर्ज सोरोस। राहुल गांधी तो प्यादे हैं जॉर्ज सोरोस के। जॉर्ज सोरोस बोलेगा राहुल चल राइट, तो राहुल जाएंगे राइट, बोलेगा चल लेफ्ट, राहुल जाएंगे लेफ्ट, बोलेगा राहुल जंप, तो राहुल कूदना शुरू कर देंगे।